हेलो बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर को सीखने के रिगार्डिंग, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कई प्रोफेशनल कोर्सेज में चैप्टर को कराया जाता है। स्पेसिकली अगर हम क्लास 11th की बात करें अकाउंट सब्जेक्ट, तो वहाँ ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसका मार्क्स वाइज भी वेटेज है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि साल भर जो बिजनेस ने काम किया उसके अगेंस्ट 31 मार्च को जब हम फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग करते हैं तो हमें ये पता लगाना होता है कि हमारे बिजनेस में ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन कैसी है। तो कुल मिला के अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चल सके, फाइनेंशियली बिजनेस की जो हेल्थ है, हेल्थ ऑफ बिजनेस, एक्चुअल पोजीशन ऑफ बिजनेस, उसका हमें पता लग सके। क्योंकि अगर हमें यह पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है, या उसकी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है बैलेंस शीट की हेल्प से, तो उस केस में हम आगे के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना हम एक तरीके से ब्लाइंडली अपने बिजनेस को चलाएंगे अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ गया बच्चों, हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है अपने बिजनेस की। अब क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हम यहाँ पे बैक टू बैक जो वीडियोस बनाएंगे सीखने के लिए, वो सोल प्रोप्राइटरशिप की स्टेटमेंट बनाने के लिए करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि एक अकेला बिजनेस अकेले व्यक्ति के द्वारा, ओनर के द्वारा जो चलाया जाता है, उसका हम जो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पार्टनरशिप के केस में भी बनाते हैं, जब एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। हम कंपनीज के केस में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और हम जो हमारे एनपीओज होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओज वगैरह, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह वगैरह, वहां पर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सभी के रूल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बनाने के जो तरीके हैं, फॉर्मेट्स वगैरह, वो अलग अलग हैं। तो अब हम जो फोकस करेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट पे करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। अब इस चैप्टर को सीखने के लिए देखो, बड़े सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक चैप्टर जो कि बेसिक लेवल को कवर करेगा, और दूसरा चैप्टर जब हम बेसिक लेवल पे थोड़ा सा अपनी कमांड क्रिएट कर लेंगे, एडवांस लेवल को क्लियर करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए आपको जो है यहां पर 3 जो स्टेप्स हैं वो बेसिक लेवल के अंदर क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आना चाहिए। अब सर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, इसका पर्पज क्या है, किस तरीके का क्वेश्चंस आएगा जिसकी हेल्प से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे। तो ये अभी मैं आगे आपको कंटिन्यूएशन में बताने वाला हूं। ट्रेडिंग अकाउंट सीखने के बाद, जब ट्रेडिंग अकाउंट आप सीख जाएंगे, तो इसके बाद आपको फिर ट्रेडिंग अकाउंट को ही बेस बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी किस तरीके से हम बनाते हैं, इसको भी क्वेश्चन से किस तरीके से हम तैयार करते हैं इसके आंसर को, और इसका फॉर्मेट कैसा है, इसका पर्पज क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन से हम इसको बनाएंगे, ये सारी बातें फिर जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में सीखी थी, एज यूजुअल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाना सीख जाएंगे तो इसका जो पर्पज है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताना, बिजनेस में एक्यूरेट कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जब वो हम निकालना सीख जाएंगे तो उसके बाद हम फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। अब चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों अकाउंट हैं, अगर इन दोनों को हम कंबाइंडली बात करें, दोनों को मर्ज करके बात करें, तो इसको बोलते हैं बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट। बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट अगर हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ मिलाकर बनाते हैं। तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट सीख जाते हैं, फिर आप सीखते हैं नेक्स्ट थर्ड लेवल पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसको पोजिशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे, लेकिन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो आपको बैलेंस शीट बताएगी। जरूरी नहीं है कि बिजनेस को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होगी या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी उसकी एट द एंड अच्छी मानी जाएगी। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट होते हुए भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है, डाउन होती है, अप की जगह, मतलब अच्छा होने की बजाय खराब हो जाती है एट द एंड। तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे। अब अगर हम इन सबको एक साथ लेके चलेंगे तो हम ना
कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब हम पूरे का पूरा दिमाग फोकस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पर, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही बैलेंस शीट बनती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट पे अब हम पूरा फोकस करेंगे। इसका पर्पज क्या है, इसका फॉर्मेट कैसा है, ये कैसे आप इसको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को क्लियर कर दूं। अगली वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क को क्लियर करके बताऊंगा आपको, और फिर ऐसे ही कंटिन्यूसली हम ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरे चैप्टर को एक एक करके क्लोज करते चले जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो अब अगर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो फॉर्मेट सीख लो। इसमें जिस बिजनेस का भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो फॉर्मेट से पहले उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिटेल यहां पे फीड करते हैं। जैसे नंबर 1, उस बिजनेस का नाम क्या है। इन द बुक ऑफ मेहरा एंड सन्स, जो भी नाम होगा वो क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट का टाइटल डालेंगे, भी ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हैं, और फिर किस ड्यूरेशन, किस समय पे आप इसको बना रहे हैं। तो वो यहाँ पे जो डेट है जो कि 31 मार्च, तो कॉमन डेट है। ईयर आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा कि किस ईयर के लिए आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 23, 24, जो भी क्वेश्चंस में गिवन है। तो ये सारी डिटेल आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, इन द बुक ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब जो कॉलम आप मतलब जो फॉर्मेट बना रहे हैं तो उसके जो कॉलम्स हैं वो 4 कॉलम में ये फॉर्मेट बनेगा। पहला कॉलम जो है वो पर्टिकुलर, जो कि अमाउंट डेबिट को शो करेगा। सेकंड कॉलम जो कि थर्ड कॉलम है, अमाउंट डेबिट आपका सेकंड हो गया। थर्ड कॉलम है पर्टिकुलर फिर से, और फोर्थ कॉलम है इसका अमाउंट क्रेडिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है कि सीधा सीधा हम डायरेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं। डायरेक्ट प्रॉफिट का मतलब है, इस तरफ हम दिखाएंगे सबसे पहले डेबिट साइड में कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा। क्वेश्चंस किसकी फॉर्म में होगा, ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में होगा। क्वेश्चन किसकी फॉर्म में होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। अभी जब हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहां भी ये सब अच्छे तरीके से देख पाएंगे। अभी केवल जनरली बस एक आइडिया ले लो कि फॉर्मेट कैसे बनता है। तो ओपनिंग स्टॉक आएगा सबसे ऊपर। ओपनिंग स्टॉक के बाद नीचे आता है नेट परचेजेज। अब ये नेट परचेजेज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके फाइनल परचेजिंग यहां पे लिखते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपए की परचेजिंग की और 10,000 रुपए की परचेजिंग आपको समझ में नहीं आई, वो आपने वापिस कर दिया माल। तो एक्चुअल परचेजिंग आपकी 90,000 है, तो नेट परचेजिंग 90,000 आपको यहां पे लिखनी है। मतलब कुल मिला के नेट परचेजिंग यहां पे आती है। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहां पे आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर जो परचेजेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं हमारे, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। उनको आप यहां पे एक एक करके लिखेंगे। जब इतना आप कर लेंगे तो इस तरफ आएगा सेल, कि कितने रुपए का आपने नेट सेल किया। नेट सेल में भी यही लॉजिक लगेगा जो नेट परचेज में लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की सेल की, 20,000 का माल वापस आ गया सेल्स रिटर्न, तो एक्चुअल सेल आपकी 80,000 है, तो 80,000 यहां पे लिखेंगे, नेट सेल आ गया। और उसके बाद यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ये भी आपको क्वेश्चंस में ही मिलेगा। तो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में होगी कि ये ट्रेडिंग अकाउंट सर कैसे बताता है कि हमें कितना फायदा हुआ, डायरेक्ट प्रॉफिट जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, या लॉस हुआ। तो देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचो। यहां पर अगर मान लो आपके पास 10 रुपीज का सामान ऑलरेडी है, आपके गोडाउन में ना 10 रुपए का सामान रखा हुआ है, आपने 50 रुपए का सामान और परचेज कर लिया, तो 60 रुपीज आपके खर्च हो गए गोडाउन के ऊपर, मतलब सामान के ऊपर जो आपने सामान रखा हुआ है। मान लो ये 10 रुपए का सामान है और आपके पास पहले से ही, और 50 रुपए का आपने और खरीद लिया, 60 रुपए का हो गया। और 20 रुपए आपने परचेजिंग के ऊपर वैसे खर्च किए, वेजेस वगैरह में, मेंटेन करने में इसको। तो अब आपके ऊपर जो इस पूरे सामान के ऊपर आपने खर्चा किया वो किया 80 रुपीज का। लेकिन 80 रुपीज में से आपके पास जो, जब आपने पूरा माल सेल कर दिया, 10 रुपए का माल बच भी गया। क्लोजिंग स्टॉक होता है आखिर में बचा हुआ सामान, अनसोल्ड गुड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अब आपने जो मार्केट में माल आपका गया वो 70 रुपीज की कॉस्ट है आपके लिए, लेकिन 70 रुपीज का आपको मिला कितना, 100 रुपीज। तो कहीं ना कहीं 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना। कोई बात नहीं, अभी देखते जाओ, जब मैं इसके प्रैक्टिकल्स कराऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ये सब। तो अब अगर आप ये देखते हैं कि भाई 30 रुपीज कैसे निकालना है, तो वो कुछ इस तरीके से निकलता है कि आप जिस तरफ का टोटल ज्यादा है पहले उधर का बैलेंस दोनों तरफ लिखो, उधर का टोटल दोनों तरफ लिखो। 110 और इधर का टोटल है 80, तो 80 तो नहीं आएगा, 110 दोनों तरफ आ गया। तो 110 अब इस 80 को जैसे ही आप इस 110 में से माइनस करेंगे तो 30 रुपीज आया। तो इधर अगर बैलेंस निकलता है डेबिट साइड में तो वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और गलती से अगर ये बैलेंस इधर निकल गया होता तो इसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। अब सपोज टू
चलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालते, हम मान लेते हैं कि हमारा जो सामान सेल हुआ है ना वो 50 रुपए का सेल हुआ है। तो फिर क्या होगा, तो उसमें फिर हम इस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि भैया 10 रुपए का सामान था हमारे पास, 50 रुपए का हमने और खरीद लिया। ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हमेशा ऐसे ही लिखना होता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम क्वेश्चंस हमें मिलेगा एग्जाम में उसमें से मिल जाती हैं हमें। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बाद में सब कुछ कंफर्म हो जाएगा आपका। 10 रुपए का सामान था, ठीक है 50 रुपए का और खरीद लिया, 60 रुपीज का हो गया। और 20 रुपीज जो है हमने एक तरीके से उसको मेंटेन करने के ऊपर खर्च किए, तो 80 रुपए टोटल खर्च हुए। 80 रुपए में से 10 रुपए का सामान आपके पास बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ सामान होता है। तो 70 रुपए का सामान आपका मार्केट में गया। 70 रुपए के सामान को आप कितने में सेल कर रहे हैं, 50 रुपए में, तो 20 रुपए का लॉस हो रहा है ना आपको। तो अब ये लॉस इधर निकलना चाहिए 20 रुपीज। कैसे निकलेगा, इधर का टोटल करो, इधर का टोटल 80, मैंने बताया था ना जिस तरफ का टोटल ज्यादा आता है दोनों तरफ लिखा जाता है। तो 80 रुपीज एंड 80 रुपीज। तो अब जो बैलेंस निकलेगा 60 रुपीज, इसमें से माइनस करो, 20 रुपीज इधर आ गया। तो देख लिया आपने ग्रॉस लॉस कैसे निकलता है। अब आप आगे और थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि सर ओपनिंग स्टॉक, नेट प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेज, नेट सेल, क्लोजिंग स्टॉक तो सर हम डायरेक्ट लिख लेंगे। लेकिन ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको आगे थोड़ा सा हिंट और दे देता हूं। तो आपके दिमाग में होगा कि सर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बता दूं कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर परचेजेस से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाते हैं। इनके अलावा एक दूसरी कैटेगरी भी होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी। फाइनल अकाउंट में हम जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर, मतलब इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्ट वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और इनडायरेक्ट वाले जितने भी खर्चे हैं वो इसका जो ट्रेडिंग के बाद वाला अकाउंट है, सेकंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आते हैं। तो अब इन एक्सपेंसेस को समझने का एक ही तरीका है कि इनके ना अभी आप कुछ नाम याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं इस बिजनेस वर्ल्ड के अंदर वो इतने हैं कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसेस में से कुछ गिने चुने 8-9 एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। तो जैसे आप इसमें काउंट कर सकते हैं वेजेज को, वेजेज क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि ये कैजुअल लेबर को दिया जाता है। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इन सब का मतलब होता है किराया। तो ये सब भी प्रोडक्शन से रिलेटेड ही इनको माना गया है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कच्चे माल पे हम किराया भाड़ा दे रहे हैं जो कि हमें प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करने वाला है। लेकिन अगर कैरेज, कार्टेज और फ्रेट के बाद गलती से आउटवर्ड वर्ड यूज हुआ है, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड का मतलब है कि ये इनडायरेक्ट की कैटेगरी में काउंट हो जाएगा अगर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है या इनवर्ड लिखा हुआ है तो इसको आप डायरेक्ट ही मान के चलना। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में और आपको, क्योंकि अभी अगर मैं इन सबको बार बार डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो सकती है। रॉयल्टी, केवल इनको याद कर लो, जब आप 4-5 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब बार बार रिपीट होंगे। जब इनके अलावा कुछ और आएगा भी नहीं, यही सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में केवल कंसिडर किए जाते हैं, तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली याद होने वाले हैं। रॉयल्टी आपका डायरेक्ट में आएगा। पावर, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। ड्यूटीज में इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो भी हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। डॉक एंड कार्गो चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। डॉक एंड कार्गो चार्जेस हमारा जनरली एयरपोर्ट वगैरह पे चार्ज किया जाता है। जब हम बाहर से कुछ कच्चा माल मंगाते हैं ना प्रोडक्शन की हेल्प के लिए, तो वहां पे हम एयरपोर्ट अथॉरिटी को डॉक एंड कार्गो चार्जेस पे करते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ऑक्ट्रॉय कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा सर ये होता क्या है। ऑक्ट्रॉय होता है, ये म्युनिसिपल टैक्स होता है। म्युनिसिपल टैक्स, टोल टैक्स वगैरह देखा है ना, जब एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे टोल टैक्स देना होता है। तो वो जो टोल टैक्स स्टेट जो बॉर्डर पे लिया जाता है वो ऑक्ट्रॉय चार्जेस उसको हम बोलते हैं। अगर मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है दिल्ली में और हमने यूपी से कुछ सामान मंगाया जो कि रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल जब दिल्ली के अंदर एंट्री करेगा तो हमें ऑक्ट्रॉय चार्जेस वहां बॉर्डर पे करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को बढ़ा रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऐसे ही क्लियरिंग चार्जेस है। फैक्ट्री रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंसेस है जिसके साथ फैक्ट्री वर्ड ऐड कर दिया गया तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। बस यही हैं वो गिने चुने एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा जितने भी हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैसे हम इनको डिवाइड करते हैं, क्या क्या कैटेगरीज आती हैं। तो अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम केवल किस पे फोकस कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पर। अब आपने क्या करना है, यहां पे देखो ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है बनाना आपको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में।
तो अगली वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं आपको। इन द बुक ऑफ बिजनेस का नाम लिखो, टाइटल लिखो और किस साल आप किस टाइम पे इसको बना रहे हैं वो लिखो। उसके बाद इसका पर्टिकुलर डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चंस में गिवन होगा, नेट परचेजेज आपको क्वेश्चंस में से इंफॉर्मेशन लेकर बनानी है, निकालनी है, जैसे परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न करके। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अभी मैंने आपको बताए हैं, जैसे रॉयल्टी, ऑक्ट्रॉय, कैरेज, कार्टेज एंड फ्रेट, पावर, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, डॉक एंड कार्गो चार्जेज, और उसके अलावा वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। यही हैं बस, इनके अलावा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। इसके अलावा आपने सेल लिखनी है, क्वेश्चंस में मिलेगी, क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चंस में मिलेगा आपको, और फिर दोनों तरफ का बैलेंस करना है। अगर इधर बैलेंस निकलता है तो ग्रॉस लॉस, और इधर बैलेंस निकलता है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ये करने के बाद अब इसके न्यूमेरिकल, जब मैं आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, उसके तुरंत बाद फिर हम अगली वीडियो में ये भी बात करेंगे कि सर एडजस्टेड परचेजेज कैसे बनाते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाते हैं। तो आप पेशेंसली वीडियोस देखते जाइए एक के बाद एक, और होप सो बहुत जल्दी आप ये चैप्टर अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। थैंक यू। वीडियो समझ में आई है तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट्स भी कर देना।